हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पार्ट नंबर 16 और 17 को, और मैंने बताया था कि पार्ट नंबर 18 को मैंने नहीं पढ़ाऊंगा, बट कहीं ना कहीं देखो पार्ट नंबर 18 का मैं कुछ पॉइंट आपको स्पेसिफिक बता देता हूँ। हालांकि मैंने उन पॉइंट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है, बट एक रिवीजन के रूप में आपको फिर से रिवाइज हो जाए, इसलिए मैंने पार्ट नंबर 18 को यहाँ लिखा हुआ है। आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 19 और पार्ट नंबर 20। इसके बाद आपके रह जाएंगे सिर्फ पार्ट नंबर 21 और 22। उसके बाद आपका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में मैंने खत्म कर दिया। हमने स्टार्ट किया था उसके इतिहास को लेके, उसका इतिहास पूरा पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर्स पढ़ा, उसमें क्या क्या फीचर्स दिए हमने वो पढ़े, और उसके बाद जाके हमने आर्टिकल को स्टार्ट किया। और आर्टिकल्स को हम लोग कल के लेक्चर्स के अंदर 22वें लास्ट पार्ट के अंदर आर्टिकल्स खत्म कर देंगे। और उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारे अनुसूची कह लो या शेड्यूल कह लो, हम उनको कंप्लीट करेंगे। और वो शेड्यूल्स हमारे बड़े लंबे चलेंगे क्योंकि उनको डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो ये हो गया पूरा आज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अभी हम देखते हैं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। पहली बात मैंने आपको पहले बता रखा है कि पार्ट नंबर 18 में क्या है आपका इमरजेंसी प्रिविजन्स, मतलब जो इमरजेंसी लगाई जाएंगी तो किस किस रूप में लगाई जाएंगी। तो पहली बात कि वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 352 से लेके 360 तक है। ठीक है, 352 में आपका क्या दिया हुआ है, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी दी हुई है। क्लियर? कब तक, कितने दिनों में वो संसद में पास होनी चाहिए, कितने दिनों में संसद से पास होनी चाहिए, तो 30 डेज के अंदर, कितने 30 डेज के अंदर वो पास होनी चाहिए। और एक और चीज़ कि वो हैंड रिटन होनी चाहिए, और वो उनको बहुमत कितनी मिलनी चाहिए, तो 2/3 मतलब 66%, मतलब 50% से ज़्यादा बहुमत मिलनी चाहिए। क्लियर? किसके अंदर? प्रेसिडेंट इमरजेंसी के अंदर। दूसरी आती है स्टेट इमरजेंसी। क्लियर? इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 356 में आपका दिया हुआ है। एक और चीज, इसको भी लोकसभा राज्यसभा से पार्लियामेंट से पास करने के लिए कितने दिन चाहिए, तो इसको दिन चाहिए कितने, 60 डेज चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा वी, मतलब कि आप वोकली मुंह से मौखिक जाके उसने आपको बोल दिया, उसके बाद आपकी वो इमरजेंसी लग जाएगी। बट आपको 60 डेज के अंदर उसको बैठक बना के उसको 1/5 मतलब 1/2 मतलब 50% मेजोरिटी उसको आपको पास करना पड़ेगा, कंपलसरी है। क्लियर? और इन दोनों में कोई प्रावधान नहीं कि कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने मेंबर्स नहीं, जितने हैं उन्हें पास आउट किया मतलब इमरजेंसी लग गई। क्लियर? तीसरी आपकी आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आपकी 360 के अंदर आती है। इसमें कितने चाहिए, 60 दिन चाहिए। ये भी आपकी मौखिक आएगी, इसमें आएगी वोकल, मुंह से बोलने वाली। इसमें बहुमत कितनी चाहिए आपको, 1/2 मतलब 50% की बहुमत आपको इसमें भी चाहिए। क्लियर? ये कुछ वो बेसिक चीज़ें थी जो आपको मैंने पहले ही बता रखी थी, बट आप कहीं ना कहीं फिर से रिवाइज हो जाए इसलिए मैं आपको बता दिया। ठीक है? बाकी अगर आपको देखना हो तो प्रेसिडेंट का मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है इमरजेंसी को प्रीवियस लेके हुए, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा उसके अंदर। क्लियर? आज हम देखते हैं आज का पॉइंट जो है पार्ट नंबर 19। ओके, मिसक्लेचर। इसके अंदर इंडिरेक्टली इतना याद रखो कि वो चीज़ों को रखा गया है जिनको हमने कहीं ना कहीं पढ़ लिया है। ठीक है, जिनको हमने कहीं ना कहीं पढ़ लिया है, बट इनको इस जगह पे थोड़ा डिटेल में समझाया गया है और अलग से बता दिया है कि अगर तुम्हारा पढ़ने में पहले छूट गया हो ना तो कोई टेंशन मत लो, तुम यहाँ पढ़ लो। इनडायरेक्टली इस आर्टिकल का कहने का मतलब ये है। क्लियर? इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें इसमें याद रखनी जैसी होंगी। क्लियर? मैं आपको जो कुछ पढ़ाऊंगा ना, आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ों को पहले लेक्चर्स को आप मैंने अटेंड कर रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि सारे के सारी चीज़ों को जो यहाँ पे दी हुई हैं उन सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। क्लियर? बट ये आर्टिकल अलग से दिया गया है जिसके अंदर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ चीज़ें आपने सुनी होंगी, उनको स्पेसिफिक तरीके से बताया गया इसके अंदर। ठीक है? तो कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल नंबर 361 से लेके 367 तक है। कुल मिला के कुछ 6-7 आर्टिकल्स इसके अंदर आपके आती है। पहले आर्टिकल कौन सी है, 361, जिसके अंदर कहा है कि प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर राजदूत, क्या है, प्रेसिडेंट, गवर्नर या राजदूत, इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं लगेंगे जब तक ये अपने ओहदे के ऊपर है। हाँ, इनके ऊपर दीवानी केस लग सकते हैं। ठीक है? दीवानी केस क्या होता है, जिसके अंदर जुर्माना होता है। क्या होता है, जुर्माना होता है। और इसके अंदर क्या होती है, सजा होती है। क्या होती है, सजा होती है। तो जो ये क्रिमिनल केसेस होंगे ना, वो इनके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, गवर्नर के ऊपर, राजदूत के ऊपर नहीं लगेंगे। क्योंकि याद रखना, राजदूत वो लोग होते हैं जो दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं। क्लियर? तो उन लोगों के पास तो चाय पीने का टाइम भी नहीं होता, तो वो लोग तो इसमें आएंगे नहीं। गवर्नर के पास ऑलरेडी उस स्टेट के ऊपर कामकाज का इतना प्रेशर होता है कि वो इस चीज़ में आ सकता नहीं, और प्रेसिडेंट के ऊपर पूरे देश का भार होता है, तो इसके पास उतना भी टाइम नहीं होता है। क्लियर? ये बात कुछ याद रखना। एक और चीज़, 362 ये आपकी रीडिलीट हो चुकी है, मतलब इसको डिलीट कर दिया गया है ऑलरेडी। क्यों? इंदिरा गांधी जी ने इसको डिलीट किया था। इसके अंदर क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस दिए थे किंग को कि भाई जो राजाशाही चलती है वो उसी तरीके से चलते रहेंगे, उनके खुद के कुछ नियम कानून अपने उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर लगा सकते थे,
वो उनके पास कुछ प्रिविलेज था कि आप चाहे अपनी प्रॉपर्टीज दे रहे हो पर भारत सरकार आपको कुछ मुआवजे के रूप में हर साल कुछ ना कुछ पैसे देंगी, तो वो हर चीज़ को यहाँ पे 362 को हटा के ख़त्म कर दिया गया। उनको बोल दिया गया भारत का हर नागरिक की तरह आप भी एक कॉमन नागरिक रहोगे। क्लियर? ओके। और उस टाइम पे ये देने का रीज़न था क्योंकि हम लोग आज़ाद हुए थे और आज़ादी के टाइम पे इन लोगों को हमने बहुत बड़ी मुश्किल से किंग लोगों को हमने हमारी साइड मिलाया था। क्लियर? अगर वो नहीं मिलाते तो कहीं ना कहीं अभी भी देश के बहुत सारे बंटवारे पड़े होते हैं, उनको हमने मिला लिया तो कहीं ना कहीं एक पूरा राज्य और पूरा एक देश बन गया, वरना नहीं बन पाता। क्लियर? तो इसलिए इनको निकाल दिया गया, इसको इतना याद रखने की जरूरत आपको है नहीं। क्लियर? 363 इसमें क्या कहा है बताया कि आपने अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट कर दिया है, अगर प्रेसिडेंट साहब ने या प्रधानमंत्री ने, किसने, प्रेसिडेंट ने या प्रधानमंत्री ने, मोस्ट ऑफ सिनारियो के अंदर मैंने आपको प्रधानमंत्री के आर्टिकल्स में पढ़ाया था कि अगर प्रधानमंत्री जाके या इंटरनेशनल एग्रीमेंट कर लेते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। ऑलरेडी स्टेट तो कर ही नहीं रही थी, जो आपकी स्टेट है, जो आपके 28 राज्य हैं और 28 राज्यों को अनुमति नहीं है, उन 28 राज्यों को कोई परमिशन नहीं है कि अगर पीएम साहब किसी और देश के अंदर जाके कोई एग्रीमेंट करके आते हैं और ये कहते हैं कि बेंगलोर के अंदर हमें ये चीज़ें ओपन करनी है, तो उन चीज़ों के ऊपर बेंगलोर गवर्नमेंट या हैदराबाद गवर्नमेंट का कोई राज्य नहीं रहेगा, कोई पावर्स नहीं रहेंगी। वो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो जाएगा और इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अंदर स्टेट भी काम नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करेगी। क्लियर? कौन, अगर प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री जाके किसी और देश के साथ कुछ एग्रीमेंट करते हैं तो, और उन एग्रीमेंट के ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना स्टेट लेजिस्लेटिव, कोई भी उसके ऊपर चर्चा या इंटरफेयर नहीं कर सकता है। क्लियर? ये आपका प्रावधान यहाँ पे दिया हुआ है, इसको डिटेल में बताया गया। एक और चीज 364 के अंदर क्या कहा आपका, एयरपोर्ट और सी पोर्ट्स, जो मेजर सी पोर्ट्स होंगे, जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहेंगे, ऑटोमेटिकली। ठीक है? जो आपके बड़े बड़े सी पोर्ट्स कह लो, ठीक है, या फिर जो बड़े बड़े आपके एयरपोर्ट्स कह लो, वो सारे के सारे इंडिया के किसके अंदर आएंगे, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर यूनियन के अंदर आएंगे। क्लियर? आपका आता है अगला आर्टिकल 365, जो क्या कहता है कि डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन। देखो इसको है ना, आपका ये आपको जो पढ़ रहा होगा इसमें ये लिखा होगा डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन, बट आप इसको इतना समझ लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर पसार देगी ना, जो ऑर्डर देगी ना, वो स्टेट को मानना कंपलसरी है। बस वो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड वो ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर देगी उसको मानने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कंपलसरी है। क्लियर? जैसे कि आपका सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लॉकडाउन। ठीक है? लॉकडाउन जब हुआ, जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन किया गया तो सारे के सारे 28 राज्यों ने उसको अपनाया कि हाँ ठीक है, हम भी अपने राज्य के अंदर लॉकडाउन करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि आपको लॉकडाउन पूरे देश के अंदर होगा, तो पूरे देश के अंदर सारे के सारे 28 राज्य भी आ जाते हैं और 28 राज्य की सरकारें भी आ जाती हैं, तो उन सरकारों को उस चीज़ का पालन करना पड़ेगा। अगर वो पालन नहीं करते हैं तो इनडायरेक्टली 365 का भंग होगा। किसका होगा? 365 का भंग होगा, और 365 का भंग ना हो इसलिए इनको ऑटोमेटिकली कंपलसरी इन ऑर्डर्स को मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं। क्लियर? ओके। ये आपका मोस्ट ऑफ सिनेरियो में केस यूज होता है कहाँ पे? यहाँ पे जब राज्य के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगानी होती है तब इस चीज का यूज किया जाता है। क्लियर? अब आ जाओ, आपका एक और आर्टिकल है जिसके अंदर है ना, मैं आपको बहुत चीज़ें लिखी हैं, पर आपको उन बहुत चीज़ों को याद रखने की या फिर समझने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि 366 में क्या हुआ है, तो डेफिनेशंस दिए। क्या दिए? डेफिनेशंस। अब देखो, आपने बहुत चीज़ें पढ़ी अभी तक, ठीक है, अलग अलग चीज़ें। आपने एग्रीकल्चर्स के बारे में पढ़ा, आपने पार्ट्स के बारे में पढ़ा, आपने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा, आपने फेडरल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, इमरजेंसी, टैक्स, डेबिट, आपने हर वो चीज़ के बारे में पढ़ा, ST SC OBC हर चीज़ के बारे में पढ़ा। पर उनकी स्पेसिफिक जगह, उनके बारे की डेफिनेशन वो कहाँ दी है? तो आर्टिकल नंबर 366 में दी है। जिस तरीके से उसमें एग्रीकल्चर इनकम को स्पेसिफिक किया गया कि किस तरीके से इनकम होगी उन लोगों की। एंग्लो इंडियन क्या होगा, जिनको हमने निकाल दिया, बट कहीं ना एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एंग्लो इंडियन हम किसे कहेंगे, तो इसे कह सकते हैं। याद रखना, हम जो पढ़ते हैं ना कि एंग्लो इंडियन क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। ठीक है? दूसरी चीज़ कि हम जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं इसके अंदर 22 भाग है, तो हमने पार्ट्स कितने आर्टिकल्स हैं वो भी यहाँ पे डेफिनेशन में दिया हुआ है। बोरो मतलब हम कुछ किसी देश के
किसी देश से या फिर कोई एक दूसरे का राज्य या कोई इंसान, कोई भी इंसान जब किसी से बोरो ले रहा है, कुछ उधार ले रहा है, तो किस रूप में ले रहा है, किस तरीके से ले रहा है, उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे दी हुई है। फिर देखिए फेडरल कोर्ट की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, हाई कोर्ट की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, इमरजेंसी की, पे टैक्स की, डेबिट की, एक्साइज ड्यूटी की, बाहर से कोई चीज़ें आ रही हैं, इंडस्ट्री की दी हुई है, ठीक है, इंडस्ट्री की दी हो। उस दूसरी बात, इंडस्ट्री की लिखना भूल चुका हूँ यहाँ पे आपका इंडस्ट्री आ जाएगा। दूसरी जाएगी आपकी इंडियन स्टेट्स, जो हमारे 28 राज्य है उनकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, सबकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी गई है। तीसरी चीज कि जो लॉ होगा आपका, जो लॉ इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें आपकी कुछ दी हुई है। तीसरी आपकी उसके बाद की आर्टिकल आती है, अगर इन चीज़ों के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आप इसमें ऐड नहीं करोगे, आप उसकी डेफिनेशन को इंटरप्रिटेशन में आर्टिकल नंबर 367 के अंदर, इंटरप्रिटेशन में आपकी 367 के अंदर न्यू ऐड थिंग कर सकते हो। मतलब कोई नई चीज़ को आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, इस के रूप में आप 367 का यूज कर सकते हो। क्लियर, ये हो गया आपका पार्ट नंबर 19, जो कि आपका 361 से लेके 367 तक दिया था। हर आर्टिकल्स को 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 हर आर्टिकल्स को बता दिया गया, ठीक है। अब आपका आता है पार्ट नंबर 20, जिसके अंदर आपकी सिर्फ एक आर्टिकल है, जो आर्टिकल नंबर 368 है। क्या है? 368, जिसके अंदर आपको क्या दिया वो पता है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सुधारे, किन किन रूप में, किन किन जगह पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी आर्टिकल के कारण जो आज का संविधान है ना, वो 4 तक जो पहुंच गया है ना, 4 वो बहुत सारे चेंजेस के बाद पहुंचा है, ठीक है। क्योंकि जो बी.आर. आम्बेडकर जी थे, उनको पता था कि अभी हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं आगे जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया कि पूरे बंधारण को बना दिया, उसके बाद लास्ट में जाके पार्ट नंबर 20 में एक आर्टिकल डाल दिया कि जिसके अंदर इन लोगों ने कहा गया कि 3 प्रकार से हम लोग सुधारे कर सकते हैं, 3 प्रकार से हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्लियर, तो कौन कौन से 3 प्रकार हो जाएंगे? पहली बात ये समझो कि अमेंडमेंट हमने कहाँ से लेके आए हैं, तो साउथ अफ्रीका से लेके आए हैं। कहाँ से लेके आए हैं? साउथ अफ्रीका से। क्लियर, हम कितने प्रकार से अमेंडमेंट या सुधारे कर सकते हैं? तो 3 प्रकार से। कितने? 3 प्रकार से हम लोग सुधारे कर सकते हैं। क्लियर क्लियर। पहला कौन सा होगा? मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर, इसके अंदर इतना याद रखो कि ये सिंपल तरीके से पास होती है। कितने? ये पास होती है हमेशा सिंपल बहुमत से। क्लियर, इनको इस तरीके याद रखना है। ये होगी सिंपल तरीके से, ये होगी स्पेशल तरीके से, ये होगी स्पेशल के साथ साथ हर स्टेट की बहुमत से। 3 प्रकार, तीनों अलग अलग। पहला कौन सा? सिंपल। दूसरा कौन सा? स्पेशल। तीसरा कौन सा? स्पेशल के साथ साथ हर स्टेट से आपको परमिशन लेनी होगी। समझ में आया कि यहाँ पे आपको पार्लियामेंट की परमिशन भी लेनी होगी और उसके बावजूद आपको हर स्टेट से परमिशन लेनी होगी। हर स्टेट मतलब पूरे 28 राज्यों से आपको परमिशन लेनी होगी। सबसे हार्ड ये होता है। ये कौन सा है? ये आपका पार्लियामेंट के अंदर आएगा। और ये कौन सा है? ये भी आपका पार्लियामेंट का आएगा, मतलब सिंपल आ जाता है इसके अंदर। क्लियर, अब ये चीज देखो, इसमें आपको 1/2 की बहुमत चाहिए, मतलब 50% बहुमत चाहिए। क्लियर, 1/2 इतनी बहुमत ज़्यादा कुछ होती नहीं है। दूसरी चीज, इसको प्रेसिडेंट कैंसिल नहीं कर सकते हैं। क्लियर, दूसरी चीज याद रखो, इसको हम लोग काउंटिंग में नहीं ले सकते। हम इसका हम काउंटिंग नहीं कर सकते, 1 2 3 कर सकते ना, ये काउंटिंग में फेजेस में नहीं आते हैं। क्लियर, अगर आपको 368 है, इसके बाद को ऐड करना है, कोई सुधारा करना है, तो अगर वो इस नियम के अनुसार हुआ होगा ना, तो उसको हम 368A नहीं लिख सकते। वो 368 हम कहाँ लिख सकते हैं? अगर वो सुधार यहाँ से या यहाँ से हुआ है, इन 2 फेज में हुआ है, तो हम उसके अंदर 368A कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। बट अगर वो चीज़ इससे पास हो रही है, इसके अकॉर्डिंग पास हो रही है, तो उसको हम लोग नाम नहीं देंगे, ना उसको हम काउंट करेंगे। क्लियर, यानी कि इससे पास होने वाली चीज़ें खाली टेम्पररी बेस पे होती हैं, इनके कोई वैल्यूज नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये फटाफट चेंज होती हैं। क्लियर, इनको प्रेसिडेंट चेंज नहीं कर सकते हैं, फिर इनको प्रेसिडेंट कैंसिल नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये मोस्ट ऑफ किस किस सिनारियो में यूज होती हैं कि किसी भी न्यू स्टेट का, ठीक है, किसी भी न्यू स्टेट का या ओल्ड स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन। इस्टेब्लिशमेंट मतलब उसको बनाना, किसी न्यू स्टेट को बनाना और उसका तंत्र चलाना, उनमें कोई चेंजेस करना है या उनमें कोई चीज़ों को डालना है, तो किसके अंदर आएगा? वो इस आर्टिकल के अंदर आएगा।
ठीक है, पहले चीज में आएगा मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग आएगा। दूसरी चीज कि उसी स्टेट के अंदर उसकी बाउंड्रीज को चेंज करना है, ठीक है, कोई स्टेट है, उसी स्टेट के अंदर किसी चीज को बाउंड्रीज को चेंज करना है या उसका नया नाम करना है, क्या करना है, उस पूरे राज्य का नया नाम करना है, तो किसके अंदर आएगा, वो आपके सिंपल मेजोरिटी के अंदर आ जाएगा। क्लियर। और इनको पास करने के बाद इनको प्रेसिडेंट कैंसिल नहीं कर सकता, ये बात याद रखना। ओके। दूसरी चीज, इनकी सैलरी और इनका अलाउंस भी किस में आते हैं, इन पे बढ़ाना या इनमें घटाना किसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है। क्लियर। किसके अंदर, सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी चीज कि जो हमारे कुछ छह राज्यों के अंदर विधान परिषद है ना, उनको लगाना है या उनको हटाना है, वो भी किसके अंदर आपका आता है, इसके अंदर आता है। क्लियर। ये होगी आपकी सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट जो आपकी ये है। अब आ जाओ इसमें जो आपकी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट है, इसके अंदर क्या चाहिए आपको, 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, बट 50% से ज़्यादा चाहिए, मतलब 50% से 1% ज़्यादा आपको मेजोरिटी लानी पड़ेगी। ठीक है, ये लिखा हुआ था, यहाँ पे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है कि 51%। ठीक है, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि 50% से ज़्यादा, मतलब आपको 1% ज़्यादा लेके आनी है। क्लियर। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि मोर देन 50%। क्लियर। अगर 50% आ रही है तो भी वो पास नहीं होगा, आपको 1% ज़्यादा लानी ही पड़ेगी कंपलसरी में। अब इनका कुछ प्रावधान है कि ये कब कब सिनेरियो में चेंज हो सकते हैं, ये कब कब इस चीज़ का यूज़ किया जा सकता है। तो ये सिर्फ दो ही जगह यूज़ होगा। कब, कि अगर आप पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट में कोई चेंजेस करना चाहते हो, या पार्ट 4 में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में कोई चेंज करना चाहते हो, अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं होगा। बाकी इसमें सेम है कि प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, बट उसके पहले आपको अगर इतनी मेजोरिटी मिलती है तो प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली साइन कर देगा। क्लियर। ओके। और हाँ, एक और चीज़, जब यहाँ पे प्रेसिडेंट कैंसिल नहीं कर सकता ना, बट एक और प्रावधान है कि प्रेसिडेंट को हैंड रिटन पहले लिख के दे दिया जाएगा कि हम ये करने जा रहे हैं, बात होगी खत्म। क्लियर। अब आ जाओ लास्ट में। लास्ट क्या आपका पता है, जिसके अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो स्पेशल, जो ये चीज है, कौन सी, ये वाली, जिसमें आपको 2/3 की मेजोरिटी लेनी होगी। क्लियर। बट इसके साथ साथ एक और चीज है, क्या चीज है पता है, कि कंसेंट ऑफ द स्टेट। हर स्टेट से आपको एक कंसेंट लेना होगा कि भाई हम भी इसमें अनुमति दे रहे हैं, हम भी इसके अंदर आ रहे हैं। क्लियर। ये सबसे हार्ड होता है। ये सबसे ज्यादा उपयोग कब आया, जब जीएसटी आया लाइमलाइट में। कब आया, जब जीएसटी लाइमलाइट में आया था। उसकी मेजोरिटी कब, कहाँ से ली गई थी, तो यहाँ से लिखी गई थी, इस जगह से उसकी मेजोरिटी निकली थी। क्यों, इसके अंदर दो चीज दी है, आपको 2/3 की मेजोरिटी लेनी है, किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद आपको 1/3, मतलब कि टोटल 50% से ज़्यादा स्टेट्स की मेजोरिटी आपको लेनी होगी। अगर आपको ऐसा चीज़ पास कर रहे हो, ऐसी कोई आर्टिकल्स पास कर रहे हो, तो आपको उसके अंदर 1/2 पूरे राज्य के अंदर से, मतलब उस पर्टिकुलर राज्य, अभी देखो हमारा टोटल 28 राज्य हैं, इनके हाफ कुछ 14 के आसपास, 14-15 के आसपास। ठीक है, तो उन 14 राज्यों को इसमें बहुमति आनी पड़ेगी। कितनी, उन 14 राज्यों को उसमें बहुमति लानी पड़ेगी, मतलब अपने उन पर्टिकुलर विधानसभा से उनको पसार करके पार्लियामेंट में कहना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, हम भी आपके लिए रेडी हैं। कितने राज्य, 14 राज्य रेडी होने चाहिए। क्लियर। इनके कुछ प्रावधान है कि किन की जगह पे इनको हटाया जा सकता है, फिर किन की जगह पे इनका यूज, पर्टिकुलर जगह पे इनको यूज किया जाए। किस तरीके से, एक तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, एग्जीक्यूटिव पावर्स को में कोई चेंजेस करने, एग्जीक्यूटिव पावर्स में कोई चेंजेस करने हो, याद रखना, मतलब किसी की पावर घटानी हो और कम करनी हो तो सब जगह कॉमन होता है। याद रखना, एग्जीक्यूटिव पावर जो यहाँ पे हमारे पास होगी, गुजरात के अंदर जो कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी, वही सेम पोजीशन की पावर्स किसी और राज्य में किसी और जगह होगी। अगर आज मैं कांस्टेबल हूँ, मेरी पावर्स क्या होंगी, वही सेम पावर्स किसी और राज्य के किसी और कांस्टेबल की वही सेम पावर्स होंगी, बट उनको बढ़ाना उनको घटाना कहाँ पे होगा, वो इसके अंदर होगा। लेजिस्लेटिव पावर्स कहीं ना कहीं वही सेम आ जाता है। कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं हर स्टेट की कहीं ना कहीं सेम टू सेम होती हैं, तो उन्हें बढ़ाना घटाना वो इस आर्टिकल के अंदर आएगा। तीसरी चीज कि 368 जो ये पूरी आर्टिकल है, ये 368 आर्टिकल, इसी को ही निकाल देना है। तो अब इसी को निकाल देने के लिए भी इसमें यहाँ प्रावधान दिया हुआ है कि अगर इसको निकालना है ना, तो भी आपको पहले पार्लियामेंट के अंदर 2/3 से पास करना होगा। उसके बाद आपको 1/2 स्टेट्स की मेजोरिटी लेनी पड़ेगी, तब जाके आप 368 को निकाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको निकाल सकते नहीं हो।
दूसरी चीज़, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो भी आपको 2/3 और 1/2 की मेजोरिटी लेनी पड़ेगी कंपलसरी। क्लियर? ये हो गया आपका पार्ट नंबर 18, 19 और 20। ठीक है, डिटेल में हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया आपके इसके अंदर मैंने। याद रखना पार्ट नंबर 20 के अंदर आपकी एक ही आर्टिकल आती है जो कि आपकी 368 है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको याद ये रखना है कि किस तरीके से कितने प्रकार के अमेंडमेंट हो सकते हैं। तो 3 प्रकार के अमेंडमेंट हो सकते हैं। पहला है मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट बाय सिंपल वे, दूसरा है आपका स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट बट कंसल्ट द स्टेट। ओके, आपको ये 3 प्रकार से ले सकते हो। पार्ट नंबर 19 अलग है, पार्ट नंबर 18 मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि अपना होगा बहुत कह सकते हैं स्पेसिफिक लेक्चर होगा, जिसके अंदर आप पढ़ाएंगे हम आपको कि पार्ट नंबर 21 और पार्ट नंबर 22, जो वहाँ से आपका पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।